हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छा ही रहना चाहिए। और आप लोगों का देखिए डिमांड था कि सर फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे तो मेरा मूड था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ लोगों का डिमांड था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कीजिए सर, और कुछ लोगों ने फ़ोन करके बोला कि नहीं सर, फिजिकल केमिस्ट्री एक और चैप्टर पढ़ा दीजिए, उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट कीजिए। मैंने बोला ठीक है। ऐसे तो हम मेंटली प्रिपेयर थे कि ऑर्गेनिक ही शुरू करना है, बट चलिए आप लोगों को एक चैप्टर और हम पढ़ा देते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। रियल में बुक्स में देखेंगे ये पहला चैप्टर दिया हुआ है, और ये जो चैप्टर है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ये बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए ये हम लेक्चर बना रहे हैं, जिसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो एकदम बिल्कुल बेहिचक पूछिए। कभी भी किसी तरह का कोई भी क्वेरीज हो, जैसे हम सिखा रहे हैं समझा रहे हैं, कहीं पे आपको लगा कि नहीं समझ में आया तो पहले तो म्यूट करके और उसको फिर से देखिए, वीडियो को रिपीट करिए कि आखिर वहाँ पे सर ने क्या बोला। और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर फ़ोन करेंगे कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाता है, समय चूँकि वीडियो इसमें कम रहता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लिखें कम और समझाएं ज़्यादा, क्योंकि हम तो पहले ही बता दें कि नोट्स आपको अलग से मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है, जितना पॉसिबल हो सके अच्छे ढंग से समझिए। बाकी तो फिर धर्मेंद्र सर हैं वो आप लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का है वह है पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। मतलब इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ठोस पदार्थों के बारे में ही अध्ययन करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। तो जब ठोस पदार्थों के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ ठोस के बारे में ही चर्चा होगी। अब सोच लीजिए ठोस के बारे में कितना सारा गुण है, कितना सारा प्रॉपर्टीज है जो अभी तक हम लोगों को नहीं पता है, और इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है। बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अभी तो हम लोग बस सीधा सीधा बात करते थे, कोई भी पूछता था ठोस क्या होता है तो हम लोग सीधे बोलते थे, 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे थे। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है। लेकिन ठोस का दुनिया उतना ही नहीं है। इसका देखिए पूरा एक चैप्टर दिया है, और काफ़ी अच्छा चैप्टर, मतलब बड़ा सा चैप्टर है। इसमें आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, इसलिए आज इंट्रोडक्शन होगा, है ना। सॉलिड सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेक्चर बाय लेक्चर इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों का ये कोशिश होना चाहिए कि किसी भी तरह का कोई डाउट हो, है ना, पढ़िए, मन से पढ़िए, बिल्कुल पढ़ने में कहीं कोई कोताही नहीं करना है। और ऐसे भी अभी आप लोगों को पता है ना कि जो महामारी अभी चल रहा है कोरोना का, इस महामारी में ही कुछ नया चीज़ जनरेट होता है, क्योंकि आप कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं, दिन भर तो घर में ही रहना है। तो जब घर में ही रहना है तो कुछ नया करके दिखाओ। अगर कोई IIT, कोई नीट का प्रिपरेशन अगर करने के लिए सोचे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। जो डिस्टर्बेंस होता था, क्लास इधर उधर भाग दौड़, आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से या फिर सारी तरह से फैसिलिटी तो दे ही रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री मेरा है तो हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। घर पे बैठ करके बुक्स है, बुक्स से खूब स्टडी कीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, अभी इसको टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो समय है घर में बैठने का ना, उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो मौका अगर निकल जाएगा हाथ से तो फिर आप पछताओगे। अभी जब तक आप घर में हैं इसको टाइम को यूज़ कीजिए। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्या ज़रूरत है बाहर जाने का, घर में ही रहना है, पढ़ाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का यूज़ करना है। डाउट होगा तो आप सारे सर्स के कॉन्टेक्ट्स में तो होंगे ही। फिजिक्स वाले सर से पूछ लेंगे, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेंगे। और वीडियो देखिए, काहे कि देखिए अब लगभग टीचर जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो सारे लोगों का वीडियो देखिए, सारे सब्जेक्ट का देखिए, है ना। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए। करना क्या है, पढ़ना ही तो है। फिर बुक से पढ़िए। मान लिया हमेशा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो बुक से पढ़िए। जहाँ डाउट होता है एक बार वीडियो अपने देख लिए कि हाँ बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो देख लिए कि यहाँ पे सर ने कैसे समझाया, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। इस तरीके से करना है आपको।
जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक है ना अच्छा नहीं हो सकता आपका सब्जेक्ट। और ये आप वेट करेंगे कि क्लासेस खोलेगा, ओपन होगा तब हम क्लास करेंगे, बहुत मुश्किल है अभी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हमने शुरू में बोला कि आपको इस चैप्टर में शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानें कि सॉलिड होता क्या है। व्हाट इज सॉलिड, ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। तो ये सब भी बताने का जरूरत थोड़े ना है, ये तो आप लोगों को पता है। तो हम लोग सिंपली इसको बोलेंगे वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसका वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट होता है, वैसे पदार्थ को हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। फिर से एक बार, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वैसे पदार्थ को हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है कौन ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है। एक चीज आपको बताएं, आपके नज़र के सामने आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपके आंखों के सामने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देगी ना, उसमें हमको लगता है 90% जो है ना वो ठोस ही होगा। आपके हाथ में अगर मोबाइल है, वीडियो देख रहे हैं तो देखिए ये ठोस है, कॉपी ठोस, किताब ठोस, कलम ठोस, पंखा, दीवार, चौकी, जिस बेड पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हुए, चेयर पे बैठे, सब लगभग क्या है, ठोस है। तो मतलब 90% जो आसपास की चीज़ें जो हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं, वो प्रत्येक दिन डेली लाइफ में, वो ज़्यादातर ठोस ही होता है। कुछ कुछ गैस से भी मुलाकात होता है, द्रव से भी मुलाकात होता है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, है ना, तेल है, तो ये सब तो लिक्विड है, द्रव है। लेकिन ज़्यादातर जो आपके आंखों के सामने जो हम लोगों को दिन भर में देखने को मिलता है, वो क्या होता है, ठोस। तो यहाँ पे हम लोग को ठोस के बारे में डिस्कशन करना, इसलिए बोल रहे हैं कि इसका एक अलग चैप्टर दिया हुआ है, ठोस कहलाता है। तो एग्जाम्पल लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो 50 एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, है ना। लकड़ी, पत्थर, टेबल, कुर्सी, किताब, कॉपी, कलम, ये सारे के सारे ठोस हैं। अब सवाल मेरा ये है कि जो ठोस पदार्थ होता है, यहाँ पे लिखे हैं उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, तो भाई इजी वे में कह देंगे कि निश्चित होता है, लेकिन क्यों होता है। तो क्यों निश्चित होता है, उसके पीछे रीजन है कि ठोस पदार्थ जो होता है ना, वो जिस अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कणों का, कि जानते हैं दुनिया में जितना भी पदार्थ है सब छोटा छोटा कण से मिलकर के बना है। और जो छोटा छोटा कण जिससे वो मिल करके वो बना है इतना बड़ा ठोस, इस कण को हम लोग बोलते हैं अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इंग्लिश में उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो सकता है, अवयवी कण का मतलब क्या हुआ, ये अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। जैसे NaCl है, नमक है, तो NaCl का अवयवी कण देखिए कैसे टूटेगा, Na+Cl- आयन के रूप में, एक धनायन ऋण आयन। तो ये सब क्या है, आयन है। ये परमाणु भी हो सकता है ना। जैसे हम बोलते हैं सोडियम का टुकड़ा है, इतना बड़ा सोडियम का टुकड़ा है, तो सोडियम का टुकड़ा मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम का परमाणु है, देख लो, सिर्फ सोडियम, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि ये सोडियम का टुकड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित इसलिए होता है क्योंकि जो ठोस पदार्थ जिस अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, उस अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है ना, वो काफ़ी कम होती है। एक कण दूसरे कण के काफ़ी नज़दीक होते हैं, मतलब अंतराण्विक दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। और अंतराण्विक दूरी कम होने की वजह से एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल को, एक एटम दूसरे एटम को, मतलब एक अणु दूसरे अणु को, एक परमाणु दूसरे परमाणु को काफ़ी मजबूती से बांध करके रखता है, बंधा होता है ना। अंतराण्विक बल मजबूत हो जाता है, और अंतराण्विक बल मजबूत होने के कारण ये अणु, परमाणु इधर उधर नहीं जा पाता है, क्योंकि दूसरा उसको तेजी से मजबूती से पकड़े हुए है, तो इधर उधर जाएगा कैसे, और इधर उधर नहीं जाता है, इसलिए क्या होता है, इसका आकार और आयतन जैसे हम लोग रख दे उसी तरह से रखा हुआ रहता है, इसलिए बोलते हैं इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। समझ में आया बात। तो आकार और आयतन निश्चित होने का मेन रीजन क्या है, अवयवी कणों के बीच की दूरी कम होना
और दूरी कम होने की वजह से बल मजबूत होना, अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होता है सॉलिड में जी, ठोस पदार्थों में। तो कोई भी आपसे पूछे कि ठोस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है, तो बोलेंगे कि ठोस पदार्थ जिस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, उस अवयवी कणों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से उसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक बल है, वो मजबूत होता है। और अंतराण्विक बल मजबूत होने के कारण एक कण दूसरे कण से दूर नहीं जा पाता है। यही वजह है कि उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। तो चलिए, हम लोग तो जान गए कि ये मतलब आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है। लेकिन यही बल जो है, यही अंतराण्विक बल द्रव और गैस में क्या होता है, कमज़ोर होता है। और कमज़ोर होने की वजह से, जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ है, दूसरा यहाँ, तो दूरी ज़्यादा हो गया, दूरी ज़्यादा होगा तब बल कमज़ोर होगा। बल कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है कि एक अणु दूसरे अणु से दूर चला जाता है, और दूर चला जाता है, इसलिए हम लोग सीधे कहते हैं कि जो द्रव है या जो गैस है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, इधर उधर हो सकता है, इसलिए उसमें बहने का गुण होता है। द्रव और गैस दो ऐसे पदार्थ हैं जिसमें बहने का गुण होता है, मतलब फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। अब कहीं पे रख दीजिएगा, धीरे धीरे देखिए पसर जाएगा, फैल जाता है। गैस में भी है, गैस का सिलेंडर खोल दीजिए, पूरे रूम में गैस भर जाएगा, फैलाना नहीं है आपको, भर जाएगा। लेकिन कलम को ना एक जगह जहाँ रख दीजिएगा वहीं पे रखा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहने का गुण नहीं है। सॉलिड हैव नो एनी टेंडेंसी टू फ्लो, इसमें फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं होती है। लेकिन जो लिक्विड और गैस होते हैं उसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से, है ना, सॉलिड जो मतलब ठोस जो होते हैं, है ना, उसमें बहने का गुण नहीं होता, जबकि द्रव और गैस में बहने का गुण होता है। इसलिए द्रव और गैस को ध्यान से देखिएगा, ये है ना, द्रव और गैस को तरल पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तरल पदार्थ भी कहा जाता है, याद रखना है, तरल पदार्थ भी कहा जाता है। लेकिन क्या ठोस को हम लोग तरल पदार्थ कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठोस को तरल पदार्थ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहने का गुण नहीं है, फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं है। और फ्लो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका अंतराण्विक बल मजबूत होता है, इसके अणु इधर से उधर जा ही नहीं सकते हैं। तो अणु जब जा नहीं सकते हैं तो ये फिर बॉयल कैसे करेगा? तो इसके अणु इधर से उधर जाते नहीं है, अपने मीन पॉइंट से, जो मीन पोजीशन होता है ना, उसी जगह से ये इधर उधर वाइब्रेट करते हैं, है ना। द्रव में क्या हो, एक अणु यहाँ है, अब यहाँ है, तो हो सकता है गर्म कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, हल्का सा भी गर्म करेंगे तो यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। इसलिए क्या होता है, पानी गिरा देते देखिए धीरे धीरे फैल जाता है। गैस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन जो सॉलिड जो होता है, जो ठोस होता है, उसके अवयवी कण इधर से उधर जाता नहीं, बल्कि अपने मेन पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होता है इसमें। ऐसा नहीं कि पोजीशन छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। तो याद रखना है, सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जो ठोस पदार्थ है, उसके जो अवयवी कण है, उसमें सिर्फ वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे दोलन करता है। जबकि द्रव और गैस के जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, इसलिए उसमें बहने का गुण पाया जाता है। और बहने के गुण पाए जाने के कारण ही द्रव और गैस को हम लोग कौन पदार्थ, तरल पदार्थ कहते हैं। तो क्या बर्फ, क्या लोहा, है ना, ये सब क्या तरल पदार्थ है? नहीं। तो ये हो गया कौन तरल पदार्थ है, कौन तरल पदार्थ नहीं है। तो ठोस क्या है जान गए, ठोस का आकार और आयतन निश्चित क्यों होता है ये भी जान गए, है ना। ठोस को तरल पदार्थ क्यों नहीं कहते ये भी जान गए। अब आइए ठोस पदार्थों के गुण क्या है ना। ठोस पदार्थों के गुण, ठोस के गुण लिख देते सीधे शॉर्टकट में। ठोस का कुछ प्रॉपर्टीज है, गुण है जी, हम लोग देखना है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबको पता है कि अगर कोई पदार्थ ठोस है तो उसका पहला गुण तो एकदम फिक्स है, आकार एवं आयतन। आकार एवं आयतन बोलिए क्या होता है, निश्चित होता है। ये सबको मालूम है पहले से कि अगर कोई पदार्थ ठोस के रूप में है तो उसका आकार और आयतन निश्चित होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर कोई पदार्थ ठोस के रूप में है तो जो ठोस पदार्थ होता है उसके अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल मतलब समझ रहा है ना, अणुओं के बीच लगने वाला, परमाणुओं के बीच लगने वाला जो बल है, अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं। अंतराण्विक बल क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, मजबूत होता है।
तीसरा पॉइंट क्या होता है, ठोस पदार्थ जो होता है वो जनरली कठोर होता है ना, कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। जितना भी देखेंगे आप ठोस मोर और लेस वो सब क्या होते हैं, कठोर होते हैं। चौथा पॉइंट, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य करने का मतलब इनकम्प्रेसिबल, दबाने से दबेगा नहीं। जैसे बोर्ड ही देखिए ठोस है तो ये इनकम्प्रेसिबल है, पानी में हाथ डालते हैं वो दब जाता है, गैस बैलून में है दबाते हैं दब जाता है, लेकिन जो ठोस पदार्थ होते हैं वो नहीं दबता, मतलब ये असंपीड्य होते हैं। हिंदी में उसको असंपीड्य बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। असंपीड्य होते हैं, क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो पहला हो गया, आकार और आयतन निश्चित होते हैं, अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं, अंतराण्विक दूरी कम होती है, ये कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं, और इनका जो गलनांक है या क्वथनांक है वो द्रव और गैस की तुलना में प्रायः ज़्यादा होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द्रवनांक एवं क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, प्रायः जनरली उच्च होते हैं, जनरली उच्च होते हैं। तो ये सब हो गया। मान लिया अगर एग्जाम में आ जाता है, बोर्ड के एग्जाम में, कि ठोस पदार्थ के गुण विशेषताओं को लिखें, तो 5 पॉइंट अपना लिख देना है। पहला पॉइंट हो गया कि भाई आकार और आयतन निश्चित होता है, दूसरा पॉइंट असंपीड्य होता है, तीसरा कठोर होता है, चौथा इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है, पांचवा पॉइंट इसके इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अंतराण्विक दूरी कम होती है जिसकी वजह से अंतराण्विक बल मजबूत होते हैं। तो ये सब हो गए ठोस पदार्थों के गुण, है ना। अब आते हैं कि जब ठोस पदार्थों के बारे में हम लोग जब जान गए कि क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, तो अब आते इसका क्लासिफिकेशन है कि इसको बांटा कैसे गया है। तो देखिए ठोस पदार्थ जो है ना उसको मेन रूप से 2 भागों में बांटा गया है जी। मेनली इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, और दूसरा है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय। इंग्लिश में एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। इसको बढ़िया समझेंगे बाबू, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों में फिर डिफरेंस एग्जाम में पूछ देता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो जब तक हम दोनों को डेफिनेशन या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं जानेंगे, डिफरेंस लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहले समझिए क्रिस्टल, ये वर्ड स्टूडेंट्स के माइंड में जल्दी सेटअप नहीं होता है कि क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है। देखिए क्रिस्टलीय का मतलब एक लाइन में आपको समझा दें, क्रिस्टलीय का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसके अंदर, वैसे ठोस पदार्थ जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है ना। जैसे आप लोग कोई एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, एक अपरूप है हीरा, और कार्बन का ही एक अपरूप है कोयला। समझिएगा, एक एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या फ़र्क है। हीरा जो है वो भी कार्बन का ही अपरूप है, कोयला भी जो है वो भी कार्बन का ही अपरूप है। लेकिन आपको पता है जो हीरा है, जो डायमंड है, उसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। सबको पता है, 9th क्लास 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे, हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है, फिक्स है, चतुष्फलकीय ही होगा। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि हीरा की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय हम लोग बोल देते हैं। चतुष्फलकीय कहने का मतलब क्या कि हीरा के अंदर जो कार्बन है, हीरा भी कार्बन से ही बना है, तो उसके अंदर जो कार्बन है वो इस तरीके से रहते हैं, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल फॉर्म में। लेकिन अगर कोई पूछे कि कोयला का संरचना कैसा होता है, तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जबकि कोयला भी कार्बन से बना है। इसलिए नहीं बता सकते हैं कि कोयला के अंदर जो कार्बन के परमाणु हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं कि उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार बात कर लें। कोई पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो वैसे ठोस पदार्थ जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है ना, या जिसको बोलेंगे जिसके अवयवी कण जो है वो एक निश्चित व्यवस्था में रहता है, एक निश्चित पैटर्न में होता है, उसी को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। जैसे में आप ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हम आपको बताया हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, या फिर
NaCl हो गया, नमक जो हो गया। आपको मालूम है नमक का संरचना कैसा होता है? हम लोग तो सीधे बोल देते हैं नमक ठोस है, लेकिन ये क्रिस्टलीय है। नमक के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ऐसे रहते हैं, Na+Cl-, Na+Cl-, है ना, फिर इधर Cl-, इधर Cl-, इधर Cl-। एक सोडियम जो है ना अपने चारों तरफ 6 क्लोरीन से घिरा हुआ रहता है, दाएं क्लोरीन, बाएं, ऊपर, नीचे, आगे और पीछे। एक सोडियम को 6 क्लोरीन मिल करके घेरे हुए रहता है और एक क्रिस्टल बना के रखता है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टल समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल का मतलब हो गया फिक्स, उसका डेफिनिट स्ट्रक्चर। लेकिन अक्रिस्टलीय का मतलब हो गया उसकी कोई निश्चित संरचना नहीं है, उसके अंदर जो अवयवी कण वो जैसे तैसे अरेंज्ड है, इसलिए उसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं फिर से एक बार। वैसे ठोस पदार्थ जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय वैसे ठोस पदार्थ जिसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है, वैसे पदार्थ को अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल में है रबर। रबर जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है जी, क्योंकि रबर के अंदर जो उसके अणु और परमाणु है वो एक निश्चित संरचना में नहीं होते हैं, जैसे तैसे अरेंज होते हैं, है ना, डिसऑर्डर्ड होते हैं। रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी के सभी जो है ना वो अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर, कांच, प्लास्टिक, और इसमें एक और आता है क्वार्ज कांच, याद रखना है, क्वार्ज कांच। लेकिन कांच ना लिख करके खाली क्वार्ज लिख देगा। क्वार्ज समझते हैं आप लोग क्वार्ज क्या होता है ना? क्वार्ज हम लोग घड़ में देखते हैं, HMT, टाइटन क्वार्ज, सोनाटा क्वार्ज, ऐसे करके क्वार्ज लिखता है। तो क्वार्ज यहाँ पे फॉर्मूला आता है क्वार्ज का सिलिका, SiO2, इसी को हम लोग क्वार्ज कहते हैं। तो अगर सिलिका का संरचना है, सिर्फ क्वार्ज लिखा हुआ तो समझ जाएंगे वो क्रिस्टलीय है, उसकी संरचना निश्चित है, सब एकदम निश्चित आकार में अरेंज है। लेकिन जहाँ क्वार्ज कांच लगा दिया तो समझ जाएंगे वो अक्रिस्टलीय है। इसलिए इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखेंगे कि क्रिस्टलीय क्या होता है और अक्रिस्टलीय क्या होता है। अब हम लोग जरा सा बात कर लें कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है। ये एग्जाम में पूछ देता है जी, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो चलिए दोनों में कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग वो देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस आपको बता दें, क्रिस्टलीय जो होता है ना, जितना भी क्रिस्टलीय ठोस देखते हैं उसके अवयवी कणों की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। सीधे सीधे बोल देते हैं, है ना, अवयवी कणों की अवयवी कणों का पैटर्न निश्चित होता है, याद रखना। उसके जो अवयवी कण है वो निश्चित पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अवयवी कणों का पैटर्न अनिश्चित होता है, सब जैसे तैसे अरेंज होता है। दूसरा पॉइंट ये जो हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलीय का, है ना, इसमें इसका जो गलनांक है, गलनांक निश्चित होता है। निश्चित करने का मतलब जैसे 1500 डिग्री है तो 1500 डिग्री पर ही पिघलेगा, 700 डिग्री है तो 700 डिग्री पर ही पिघलेगा, एकदम फिक्स है, टू द पॉइंट होता है। लेकिन इसका जो गलनांक है वो परास में होता है, एक रेंज में होता है। कहने का मतलब अगर 1700 पे है तो, है ना, ये हो सकता है 1701 डिग्री पर पिघलना शुरू करे, है ना, 1699 पर ही ये धीरे धीरे, पहले क्या होता है, धीरे धीरे मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, उसके बाद फिर ये पिघलना स्टार्ट करता है। इसलिए एक परास में इसका जो गलनांक है एक परास में होता है, एक रेंज में होता है, परास में होता है। परास मतलब समझ रहे हैं, रेंज करने का मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री का अंत, मैंने रेंज लेके चलेगा। इसमें एकदम टू द पॉइंट होगा, 5 डिग्री तो 5 डिग्री, इसमें 5 डिग्री तो 4 डिग्री से ही पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। और तो मेरे कहने का मतलब इसका गलनांक निश्चित होता है, लेकिन इसका गलनांक परास में होता है। तीसरा पॉइंट, ये दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी कहने का मतलब इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दीर्घ परासी का मतलब अगर इतना बड़ा क्रिस्टल आपके पास है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बड़ा क्रिस्टल का टुकड़ा आपने लिया है उसके अंदर जितने भी परमाणु सब का सब एकदम अरेंज्ड है, यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन इसमें ये लघु परासी है,
लघु परासिक कहने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कुछ दूर तक अरेंज होगा फिर जाके डिस्टर्ब हो जाता है, फिर अरेंज रहेगा फिर डिस्टर्ब। मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे के पूरे क्रिस्टल में एक जैसा इसका स्ट्रक्चर है। हो सकता है कुछ दूर में लगे कि ये तो एकदम सर अरेंज्ड है, देखिए धनायन ऋणायन ऐसे अरेंज रहेगा, फिर जाके उधर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जितना बड़ा क्रिस्टल लिया हो पूरे क्रिस्टल में इसका व्यवस्था निश्चित है। हाँ, कुछ दूर तक रह सकता है, इसलिए इसको हम लोग लघु परासिक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे क्रिस्टल में ही जो है ना इसकी व्यवस्था निश्चित होगी। तो ये दीर्घ परासी होता है, जितना बड़ा क्रिस्टल है तो सारे में इसका अरेंजमेंट एकदम फिक्स होता है, ये लघु परासी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हाँ एक चीज़ और है इसमें, ये होता है विषमदैशिक। विषमदैशिक इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक। ये क्या है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको जरा सा समझेंगे। विषमदैशिक का मतलब होता है कि कुछ इसके भौतिक जो गुण हैं ठोस पदार्थों के जो क्रिस्टलीय हैं, उसके कुछ भौतिक गुण जो है ना वो सभी दिशाओं में समान नहीं होते हैं। सभी दिशाओं में समान नहीं होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया देखिए क्रिस्टलीय है ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे चल रहे हैं, फिर ए बी इस टाइप से देख रहे हैं ना, एकदम अरेंजमेंट फिक्स है। तो क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, मान ली ऐसे, अगर इसको हम लोग इधर का गुण देखें और इधर का गुण देखें, तो इधर का गुण देखें तो क्या देख रहे हैं, ए बी एक जैसा आ रहा है। लेकिन जब इधर चल रहे हैं तो ए आ रहा है, इसका मतलब ए बी और इधर ए, सिर्फ ए बी देख लीजिए, खाली ए आ रहा है। तो इधर वाला जो गुण होगा, इधर का जो अपवर्तनांक होगा और इधर का जो अपवर्तनांक होगा, वो दोनों चेंज हो जाता है, एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का देखिए अरेंजमेंट अलग अलग, इधर खाली ए जा रहा है, इधर ए बी जा रहा है। इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, उसकी सभी दिशाओं में भौतिक गुण एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग विषमदैशिक यानी कि एनिसोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो भौतिक गुण है ना वो सभी दिशाओं में एक जैसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं समदैशिक, या इसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं इंग्लिश में, आइसोट्रॉपिक। एक समदैशिक, दूसरा विषमदैशिक। और एक पॉइंट और है इसमें, जो क्रिस्टलीय ठोस है ना उसी को हम लोग रियल ठोस बोलते हैं, वास्तविक ठोस। तो ये वास्तविक ठोस होता है जी, वास्तविक ठोस क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग बोलते हैं, है ना, याद रखना इसको। लेकिन ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है इसको हम लोग आभासी यानी कि काल्पनिक ठोस के नाम से जानते हैं, आभासी ठोस। और आभासी ठोस होने की वजह से कांच को अतिशीतित द्रव के रूप में भी जाना जाता है। आभासी ठोस इसको क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि कुछ जो ठोस होते हैं है ना, वो द्रव का भी बिहेवियर बहुत कम मात्रा में ये शो करते हैं। जैसे कांच है, कांच को ना याद रखना है, कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड इंग्लिश में, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है भाई इसको? अतिशीतित द्रव कहने का मतलब क्या हुआ कि कांच में जो गुण होता है ना, इसमें भी धीरे धीरे पिघलने का गुण होता है। जैसे पानी क्या होता है, बहने का गुण होता है, पानी बहता है, गैस बहता है, फ्लो होता है। तो कांच में भी ना फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, लेकिन इतना कम होता है कि हम लोग को पता नहीं चल जाता है। इसको फ्लो होने में बरसों लग जाता है। इसलिए जो पुराने घर की जो खिड़कियाँ होती थी, राजा महाराजाओं के घर की जो कांच की जो खिड़कियाँ होती थी, उसके नीचे का भाग क्या होता था, मोटा। जिस समय लगाया गया था दोनों बराबर था, लेकिन 100 साल बीत जाने के बाद देख रहे हैं क्या, नीचे का भाग मोटा हो गया, ऊपर का भाग पतला हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से धीरे धीरे पिघल करके कांच जो है ना वो नीचे की ओर फैल गया, जिसकी वजह से नीचे वाला पार्ट मोटा, ऊपर वाला पतला हो गया। इसका मतलब है कि कांच में भी जो है ना फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, कांच में भी बहने का गुण होता है। लेकिन क्या द्रव जैसा, गैस जैसा नहीं। जितना तेजी से द्रव बह जाता है, गैस बह जाता है, उतना नहीं, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए जो है ना इसको आभासी ठोस के नाम से जानते हैं। क्योंकि अगर रियल ठोस होता तो रियल ठोस में तो बहने का गुण होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ इसमें भी द्रव के जैसा इसमें गुण आ जाता है। इसलिए देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। और ये किस में होता है बताओ? कांच में। तो याद रखना, कांच को सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अतिशीतित द्रव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। फिर से एक बार देख लें। इसके अब पैटर्न जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो अभी कण है, वो निश्चित पैटर्न में होता है, इसमें अनिश्चित पैटर्न होता है। ये इसका गलनांक फिक्स होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे।
इसका एक रेंज में काम करता है, 2-3 डिग्री का डिफरेंस रहेगा, मतलब रेंज में रहेगा। ये दीर्घपरासी होता है। दीर्घपरासी करने का मतलब हो गया कि पूरे क्रिस्टल में एक जैसा संरचना, एकदम पैटर्न बिल्कुल सेम। इसमें क्या है कि कुछ दूर तक सेम भी हो सकता है, फिर डिस्टर्ब रहेगा, फिर हो सकता है कुछ दूर तक जाएगा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसको लघुपरासी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। ये विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक कहने का मतलब इसका जो भौतिक गुण है, अपवर्तनांक, प्रतिरोधकता, इस प्रतिरोध का जो गुण है वो सभी दिशाओं में सेम नहीं होता। देख लीजिए, अभी बताए थे, लेकिन इसका सभी दिशाओं में सेम होता है, इसलिए इसको समदैशिक बोलते हैं। ये रियल ठोस है, लेकिन ये इमेजिनरी ठोस है। और इसको इमेजिनरी ठोस क्यों कह रहे हैं, देख लीजिए, अभी आपको बताया कि इसमें कुछ ना कुछ जो है ना थोड़ा सा बहने का गुण होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, माइनर। इसलिए कांच को हम लोग अतिशीतित द्रव के नाम से भी जानते हैं, सुपर कूल लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसके बाद जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। इसके कणों के बीच, बेबी कणों के बीच लगने वाले फोर्स के बेसिस पे, वो हम आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाया गया है इतना पहले एकदम पढ़ के समझ लीजिए। इतना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है।